हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीमोफिलस लॉरिका। आज की वीडियो है एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग कि जो भी बच्चे जानना चाह रहे थे बहुत दिनों से, मुझसे कई लोगों की रिक्वेस्ट आ चुकी है कि मैम एमएससी एंट्रेंस का कोई भी एग्जाम हो, एनी एनी एग्जाम मींस एनी एग्जाम, उसमें हमें केमिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक्स कवर अप करने चाहिए, उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है। तो गाइज, जिनको भी तैयारी करनी है एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, चाहे वो कैसा मर्जी एग्जाम हो, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, ठीक है, सीयूईटी का जो पीजी का एग्जाम होता है, किसी यूनिवर्सिटी का एग्जाम, किसी आईआईटी लेवल के लिए आईआईटी जैम, ईच एंड एवरी वन, उन सब में ये टॉपिक्स एप्लीकेबल होंगे। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। ये वीडियो स्पेशली मैंने उन बच्चों के लिए बनाई है एंड वीडियो में आपके बहुत से टिप्स मिलने वाले हैं फॉर सच काइंड ऑफ एंट्रेंस एग्जाम। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और हाँ, एक चीज और, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। गाइस देखो, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो मेन क्राइटेरिया है, ठीक है, वो क्या है कि आपका बेसिक्स, यानी आपका जो आधार है, बेस आपका, वो स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप किसी भी एग्जाम, सपोज करो मैं तो केमिस्ट्री की बात करूंगी ना, बट इनकेस अगर आप किसी और सब्जेक्ट की भी तैयारी कर रहे हैं तो उस सब्जेक्ट की मास्टरी होनी चाहिए। मास्टरी मतलब आपका टेंथ टेंथ कह लो, या चलो टेंथ अगर नहीं भी है तो इलेवेंथ, ट्वेल्थ एंड उसके बाद पूरा ग्रेजुएशन, ये आपका टिप्स पे होना चाहिए, वेदर फॉर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, एनीथिंग, राइट। बाकी उसके बाद आपके कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कम इंपॉर्टेंट है, वो एक अलग बात है, राइट। सो सी, मैं आपको बताऊंगी तीन हमारी केमिस्ट्री, तीन स्पेशलाइजेशन है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। सब में बेसिक जरूर करना। बेसिक का मतलब क्या होता है कि आपका +1 +2 का बेसिक्स अच्छे से क्लियर होना चाहिए, बिकॉज एग्जाम कोई बहुत टफ नहीं आता है। दे जस्ट वांट टू जज योर, आप ये कह सकते हो कि सब्जेक्ट में आपकी कितनी आपने डीप स्टडी की है, वो ये चेक करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जाहिर सी बात है, आपका +1 +2 अगर ग्रेजुएशन अच्छे से, ऐसा नहीं है कि सारा कुछ तैयार होगा, बट अगर सुपरफिशियली भी बच्चे ने अच्छे से पढ़ रखा होगा ना, उसको काफी कुछ आइडिया होगा। ऐसा नहीं है कि ब्लैंक चले जाना एग्जाम में, ठीक है। इनऑर्गेनिक में अगर हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से, डी ब्रॉगली रिलेशन, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इनके रिलेशंस क्या होते हैं, उनके उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल, बहुत सिंपल है ना, कोई मुश्किल नहीं है। सब आपने 11th में भी किया हुआ है, ग्रेजुएशन में भी आएगा, राइट। क्वांटम नंबर्स चारों आपको अच्छे से पता होने चाहिए, वो उसके रिगार्डिंग कैसा मर्जी क्वेश्चन आ सकता है। जितने ग्राफ्स होते हैं आपके, प्रोबेबिलिटी कर्व्स, रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व्स वाले, है ना, उनमें से कोई ना कोई एक आधा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तीनों जो रूल्स हैं उनका, अगर तीनों रूल्स का आप डायरेक्टली बेसिस हो सकता है क्वेश्चन ना आए, बट अगर किसी बच्चे को रूल नहीं पता होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखनी आएगी, राइट। तभी मैंने कहा बेसिक्स इंपॉर्टेंट है। जेड इफेक्टिव यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या स्लेटर रूल, इसको आप थोड़ा बहुत स्किप भी कर सकते हो, बट अदरवाइज एटॉमिक स्ट्रक्चर में मेन मेन जो चीजें हैं वो आपको सारी कवर अप करनी पड़ेंगी, जितनी आपकी वो आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए याद है आपको वो जो रिडबर्ग कांस्टेंट वाला एक फॉर्मूला था, तो उसमें आपकी अलग अलग लाइंस आती हैं, लाइमन, बामन, पास्चर, उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। आयनाइजेशन एनर्जी, अगर आपको कंपैरिजन करना हो, एनर्जी का कंपैरिजन करना होता है, एनर्जी फॉर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल, तो ये सारे जो फॉर्मूले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के, वो सब कवर अप कर लेना। उन पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी और एनर्जी ऑल्सो। जैसे आपको एक फॉर्मूला करते थे ना, E इज इक्वल टू -1312 किलो जूल पर मोल, ठीक है, 1312 किलो जूल पर मोल डिवाइड बाय n स्क्वायर वाला। तो ये n आपका जैसे जैसे चेंज हो रहा था, एनर्जी चेंज हो रहा था। हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए भी इसी तरह का सिमिलर फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूले जरूर कर लेना, फाइन। पीरियोडिक टेबल में तो देखो बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं आपको सबसे पहले यही सजेस्ट करूंगी, पूरा पीरियोडिक टेबल अच्छे से दिमाग में होना चाहिए। कौन सा एटम कहाँ प्रेजेंट है, किसका क्या एटॉमिक नंबर है, किसका क्या सिंबल है, किसका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये मस्ट है इफ यू वांट टू क्रैक क्वेश्चंस फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फाइन। तो यानी आपको ट्रेंड्स तभी पता होंगे ना, एटॉमिक रेडियस घट रहा है, बढ़ रहा है। अगर आपको एटॉमिक नंबर ही नहीं पता, कौन सा एटम पहले आता है कौन सा बाद में, तो आप नहीं कर सकते। सिंपल ट्रेंड्स आपको सारे पता होने चाहिए, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट, ये सारी चीजें ये आप कवर अप कर लेना जरूर। केमिकल बॉन्डिंग में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या चीज है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। कोई भी आपको वो कॉम्प्लेक्स जैसा या कंपाउंड जैसा दिया होगा, सपोज करो XeF6 दे दिया, है ना, आपको उसकी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, VSC-PR थ्योरी अप्लाई करनी आनी चाहिए, याद है, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, उसकी मदद से हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, शेप ज्योमेट्री उसकी क्या होगी, ठीक है। ये सारी चीजें आपका केमिकल बॉन्डिंग में इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कोई मर्जी कंपाउंड दिया हो, उससे रिलेटेड आपको शेप, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, ये सब पता होना चाहिए, कैसे आपको निकालना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड में आपको पता है, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, बट बॉन्ड पैरामीटर्स पे क्वेश्चन आता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे कैसे घट रही है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, राइट, हाइब्रिडाइजेशन के रिस्पेक्ट में बॉन्ड ऑर्डर कैसे चेंज हो रहा है। फिर है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशंस पे, इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है, इंटरमॉलिक्यूलर है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, घट गया, इस पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है।
डाइपोल मूवमेंट में आपका किसी दो का कंपैरिजन दे दिया, डाइपोल मूवमेंट एक का, जैसे सपोज करो CH4 है, यहाँ तो कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस है, लेकिन फिर भी इसका डाइपोल मोमेंट 0 क्यों है, बाकी का क्यों नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन, उसमें 4 ऑप्शंस दिए होंगे, वो आपको कवर अप करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर सॉलिड स्टेट तो वैसे तो देखो फिजिकल केमिस्ट्री का भी टॉपिक है, बट आपने +2 में पढ़ रखा है ना जो सॉलिड स्टेट का चैप्टर, वो पूरा बेसिक अच्छे से आना चाहिए। उसमें आपके 5 स्ट्रक्चर्स थे, मैंने 3 ही मेंशन किए, ये 3 तो एटलीस्ट कर ही लेना। वॉइड्स, कौन सा कैटायन कहाँ प्रेजेंट है, एनायन कहाँ प्रेजेंट है, उसकी मदद से फॉर्मूला कैलकुलेट करना। वो याद है, निकालते हो ना M2O3, एक वॉइड खाली रह गया तो क्या फॉर्मूला आएगा, इस तरह का वो फॉर्मूला निकालना वॉइड से रिलेटेड, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में, रेडियस रेशियो रूल, राइट। डिफेक्ट्स के बारे में, डिफेक्ट्स में शॉर्ट की फ्रैंकल तो जरूर करना, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, कि डेंसिटी पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, है ना, ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक। फेजेंस रूल में क्या है, 4 रूल्स हैं फेजेंस रूल आपके, जिसमें पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजिंग पावर कैसे डिपेंड करता है, कोवेलेंट बॉन्ड आपका कैसे चेंज होगा, उसके रिगार्डिंग है ये, ठीक है, तो ये भी जरूर करना। फिर मेटेलिक बॉन्डिंग, बैंड थ्योरी में आपका क्या है, सेमीकंडक्टर्स वाला जो बैंड थ्योरी थी ना, वो उसके ऊपर एक क्वेश्चन कई बार आ जाता है, फाइन। अच्छा, उसके अलावा इस चैप्टर में डेंसिटी है, या वो याद है आपका पैकिंग फ्रैक्शन वाला, पैकिंग फ्रैक्शन डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि सिंपल वाले में पैकिंग फ्रैक्शन कितनी है। अब बच्चे को परसेंटेज पता है तो ठीक है, नहीं पता तो नहीं पता, है ना। वो बेसिक वाली चीज तो अच्छे से आनी चाहिए, कोई आपको सिखाएगा नहीं। बेसिक्स मैंने तभी कहा, जिस सब्जेक्ट में करने जा रहे हो उसका बेसिक लेवल अच्छे से कर लेना, एटलीस्ट +1 +2 तो जरूर करो यार, ठीक है। तो उसमें से आप कुछ एटलीस्ट अटेम्प्ट कर पाते हो। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक में वही, सॉरी पी ब्लॉक में ट्रेंड्स पता लग जाएंगे, राइट। एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन सब आती होगी, तो आपको जितने सिंपल क्वेश्चन है वो तो आप अटेम्प्ट कर ही पाओगे, कैसे ट्रेंड आपका चेंज हो रहा है। ऑक्सो एसिड्स सल्फर के, है ना, H2SO4, H2SO3 जितने भी हैं आपके ऑक्सो एसिड, सल्फर एंड फॉस्फोरस, इन दो के जरूर करने हैं। उनका स्ट्रक्चर, उनमें क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, उनका कैसा नाम क्या है ना, किसी किसी का नाम अलग अलग भी होता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कैरो एसिड, कौन सा कैरो एसिड है, तो कॉमन नेम भी कईयों के हैं, तो वो पता होने चाहिए। इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको ग्रुप 13 में, या वैसे भी आपने कई जगह पढ़ा होगा, ग्रुप 13 में सबसे ज्यादा पढ़ा होगा। डायगोनल रिलेशनशिप पे कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो बेसिकली आपके जितने ट्रेंड्स वाले रीजनिंग क्वेश्चंस हैं वो एस एंड पी ब्लॉक से आते हैं। शेप्स, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन फिर से पूछा जाता है, किसमें, जिनॉन के कंपाउंड्स में। जिनॉन के जितने कंपाउंड्स हैं उनको अच्छे से कर लेना, ठीक है। इंटरहेजेंट कंपाउंड्स पे क्वेश्चन आता है। बोराजीन क्या चीज है, बोराजीन के 4 सेंटेंसेस दे दिया जाएंगे, बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट सेंटेंस इनकरेक्ट है। तो बोराजीन का सिंपल से ये क्वेश्चन आ जाता है, उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड। सिलिकेट्स आपने कर रखे हैं, काफी टाइप के सिलिकेट्स हैं, उनका क्या जनरल फॉर्मूला है, उसमें कितने नेगेटिव चार्ज हैं, वो सब चीजें तो बेसिक ही था सारा, ये मैं कुछ नया नहीं बता रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली +1 एंड +2 और थोड़ा सा ग्रेजुएशन। तो अगर ये भी बच्चे का क्लियर है, तो अगर ये क्लियर है तो आप अच्छे से इजिली अटेम्प्ट कर पाओगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। कॉन्फिडेंस आ जाता है इससे। फ्रेंड्स, आपके ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स में बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कैसे घट रहा है, बॉन्ड एंगल कैसे घट रहा है, अच्छा बॉन्ड एंगल हो गया, डाइपोल मूवमेंट हो गया, इस तरह का ट्रेंड बहुत पूछा जाता है एस एंड पी ब्लॉक से, ठीक है। एच सपोज करो HF, HCl, HBr, HI, इनका ट्रेंड पूछ लिया गया, किसमें एसिडिटी बढ़ रही है, बॉइलिंग पॉइंट कहाँ बढ़ रहा है ना, इस तरह का कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। जितने ट्रेंड्स आपके पी ब्लॉक में ऑलरेडी मेंशन है, बॉन्ड एंगल के रिगार्डिंग, ठीक है, रिड्यूसिंग नेचर के अकॉर्डिंग कौन ज्यादा एसिडिक है, इसके रिगार्डिंग, मेटेलिक बिहेवियर के रिगार्डिंग, मेटेलिक कौन ज्यादा है, कौन नॉन मेटेलिक ज्यादा है, तो ये सारे ट्रेंड्स आपको कवर अप करने हैं। डी एंड एफ ब्लॉक में आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, किसी भी कैटायन की कॉपर प्लस दे दिया सपोज करो, बताओ पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है ना। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती होगी तो बच्चा निकाल लेगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक है, नहीं है तो डायमैग्नेटिक है। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पता होना चाहिए, कलर, जितनी भी ये प्रॉपर्टीज हैं बेसिक्स, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एसिडिटी, बॉन्ड एंगल, जो ये सारे इस तरह के जो ट्रेंड्स होते हैं ना, ये जितने भी एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक, जितने भी इनमें सब में जहां जहां आ रहे हैं, जो आपने अब तक पढ़े हैं, अलग से कुछ नहीं पढ़ना, जो आपने पढ़े हैं सिर्फ उतना ही काफी है, फाइन। लेंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और उसके कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चीज अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये ग्रेजुएशन में आपको काफी कुछ दिया हुआ है, राइट। +1 +2 में उतना डिटेल में नहीं है कॉन्सिक्वेंसेस, लेकिन ग्रेजुएशन में है। फिर एसिड बेस कॉन्सेप्ट में आपको जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या होता है, भाई प्रोटोन डोनर, प्रोटोन एक्सेप्टर, इससे पता तो लग सके। अगर आपसे पूछा जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लुईस एसिड, अब पता ही नहीं होगा अगर लुईस एसिड का क्या कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉन डोनर है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज होती है कि ज्यादा है, तो आप नहीं बता सकते, राइट। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इस तरह के सारे कॉन्सेप्ट्स और हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस जो आपका प्रिंसिपल है वो पता होना चाहिए कि हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड कौन से होते हैं, हार्ड बेस, सॉफ्ट बेस कौन से होते हैं, फाइन।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। वर्नर थ्योरी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी क्या है ना, वो एक क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान है PTCl4 इस तरह से सपोज करो, उसके बाद लिखा होता था 4 अमोनिया या 5 वाटर, इस तरह से आपका कुछ होता था। नंबर ऑफ प्रेसिपिटेटेड आयन, मुझे एक्जैक्टली फॉर्मुला नहीं ध्यान आ रहा है अभी, तो नंबर ऑफ प्रेसिपिटेटेड आयंस, टोटल नंबर ऑफ आयंस सॉल्यूशन में कितने आएंगे, इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक है। तो ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैंने अपने पीछे लिख दिया, रुको आई विल राइट हियर अगेन। PTCl4 आई थिंक इट वाज 4 अमोनिया 6 अमोनिया समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो इसमें से आपके नंबर ऑफ प्रेसिपिटेटेड आयंस सॉल्यूशन में, अगर आप इसका सॉल्यूशन बनाओगे तो कितने आयंस टोटल निकलेंगे, राइट। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको कवर अप करना आना चाहिए इसमें भी। प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल एटम की निकालनी आनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आना चाहिए, जितने बेसिक टर्म्स है कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए। सपोज करो आपको यूनिडेंटेट बाइडेंटेट पता होना चाहिए, अगर कोई बाइडेंटेट लिगेंड है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर डबल हो जाएगा, है ना। EDTA है, सपोज करो हेक्साडेंटेट है, एक EDTA है लेकिन उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा, उसके आसपास सेंट्रल मेटल एटम के आसपास 6 एटम्स हैं। तो ये अगर आपको उसके बेसिक टर्म्स नहीं पता है तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, है ना। चिलेट्स क्या है, चिलेटिंग लिगेंड कौन सा है, 4 ऑप्शन दे दिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द चिलेटिंग लिगेंड, कौन रिंग बना रहा है वो चिलेटिंग लिगेंड होगा, राइट। नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म मस्ट है, जरूर करना। आइसोमेरिज्म में आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और मतलब सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हो गया, एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दोनों ही करना है। और जो आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में 4-5 हैं, वो आप इजीली पहचान जाते हो, स्ट्रक्चरल में कौन सा है, लिंकेज कौन सा है, राइट। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है। उसमें आपका आगे VBT आ जाता है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में, मतलब अगेन वही आपको इस तरह का कॉम्प्लेक्स दे दिया जाएगा FeCN6 3 नेगेटिव, ठीक है। अब इसमें चाहे आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, चाहे आप कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाए, चाहे आपको उसकी हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, शेप फिर पूछी जा सकती है, सेम इसी तरह से, राइट। CFT क्रिस्टल फ्यूल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल का वो जो डायग्राम जैसा है उससे रिलेटेड, राइट। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, लो स्पिन कब बनेगा, इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल है, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं भाई जो आपने +1 +2 और ग्रेजुएशन में पढ़े हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक बिहेवियर, हाइब्रिडाइजेशन, शेप, सारी चीजें उसमें कवर हो गई। लेबाइल इनर्ट, ये आपने पढ़ा था, ग्रेजुएशन में पढ़ रखा होगा, काइनेटिक एंड थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी वाले चैप्टर में, है ना, कि कितनी आसानी से कोई आपका लिगेंड किसी को दूसरे को रिमूव कर पाता है, लेबाइल है कि इनर्ट है, राइट। फिर ट्रांस इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिससे हमें पता लगता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। तो सारा मैंने जो बताया है ना कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ये आप अगर +1 +2 का एंड ग्रेजुएशन का सारा मैटर पढ़ लो ना, मुझे नहीं लगता उससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एंड मैं भी जो जितना मैं बता रही हूँ उतना भी कवर अप कर जाओगे तो आई होप आप एग्जाम क्रैक कर जाओगे, अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो, ठीक है। ऐसा ना हो कि कोई केमिस्ट्री पहली बार पढ़ने बैठा और सोचे कि क्रैक हो जाए एग्जाम। टर्म सिंबल्स, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल्स क्या होते हैं वो याद है, ऐसे D के ऊपर यहाँ भी नंबर, यहाँ कुछ नंबर है, राइट, वो पता होना चाहिए। J क्या होता है, टर्म सिंबल्स वाला एटॉमिक स्पेक्ट्रा में आ जाता है। ये टॉपिक आपका ग्रेजुएशन में ही आया है डायरेक्टली, +1 +2 में नहीं था ये। LS कपलिंग क्या होती है, ऑर्गल डायग्राम इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक मूवमेंट, ये तो आप खैर D&F ब्लॉक में भी कवर अप कर जाते हो मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है ना। फिर आपका आता है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन जो मस्ट है वो यही है, सेंटर में कौन सा मेटल है। विटामिन बी आपका सपोज करो B12 दे दिया, उसमें क्या है, हीमोग्लोबिन में सेंटर में मेटल एटम कौन सा है, कोई भी इस तरह का सपोज करो जितने भी एग्जांपल्स आपने कर रखे होंगे ग्रेजुएशन के लेवल तक करिए, उससे ज्यादा नहीं, उनमें किसी ना किसी में सेंट्रल मेटल एटम पूछ ही लिया जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में कोऑपरेटिव एंड बोहर इफेक्ट जो है आपका, ये इसके रिगार्डिंग है, जो याद है कि बॉडी में आपका ऑक्सीजन लेवल कम ज्यादा एंड ऑल हीमोग्लोबिन के रिगार्डिंग है, तो वो आपका एक ग्राफ है सैचुरेशन वाला, वो आपने करना ही करना है इसमें, ठीक। बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और छोटे मोटे जो टॉपिक्स हैं ज्यादा कवर अप करने की जरूरत नहीं है, बट इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा पूछे जाते हैं। जितने भी मेटालो एंजाइम्स हैं उसमें आपको पूछा जाएगा डायमैग्नेटिक कौन सा वाला है, पैरामैग्नेटिक कौन सा वाला है, याद है आपको। HB आपका ऑक्सीडाइज्ड है या आपका डीऑक्सीडाइज्ड है, डीऑक्सी वाली फॉर्म है ना, ऑक्सीजनेटेड फॉर्म है, डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म है, तो दोनों में से किस में कलर आ रहा है, किस में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, 3 है या सेम है, जो भी है, इस तरह का क्वेश्चन इसमें काफी पूछा जाता है, ठीक है। फिर आता है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, आपका कुछ नहीं है, वो जो आपने एक चैप्टर पढ़ा था ना एसिड बेसिक रेडिकल्स वाला, जो आप प्रैक्टिकल में भी परफॉर्म करते हो, उसके लिए है। इसके लिए मैंने कई वीडियोस बना रखी हैं, एंड इसके रिगार्डिंग जितने क्वेश्चंस है ना, वो प्रैक्टिकल वाली मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो उसमें ऑलमोस्ट आपका लमसम कवर अप हो जाता है इसके बारे में, एनालिसिस के बारे में, तो आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट टेस्ट आपके जितने भी हैं, जैसे सपोज करो अगर हम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स वगैरह के टेस्ट कर रहे हैं तो उन टेस्ट का पता होना चाहिए। अगर मैं बोल रही हूँ मॉलिश टेस्ट, तो मॉलिश टेस्ट सुनते ही आपको ध्यान आना चाहिए भी किसका टेस्ट है ये,
कार्बोहाइड्रेट्स का है कि अमीनो एसिड्स का, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इसी तरह से किसी का कोई पर्टिकुलर टेस्ट होगा, जैसे टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, चलो वो तो ऑर्गेनिक का पार्ट आ गया ना, बट मैं इन जनरल आपको एनालिसिस के बारे में बता रही थी, तो उसमें सारा कुछ ही आ जाता है, राइट। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल में परफॉर्म किया हुआ है, तो दे कैन जज यू ऑन दैट बेसिस ऑल्सो, ठीक है। फिर है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा है, जितने लॉज थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, उनका डायरेक्ट रिलेशन, उनके जो ग्राफ्स हैं, ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियल गैसेस, रियल गैसेस क्या होती हैं, आइडियल गैस इक्वेशन पे न्यूमेरिकल आ जाएगा। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 3 तरह की वेलोसिटीज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका आपस में रिलेशन इंपॉर्टेंट है, फाइन। और इसी तरह का आपका एक वो था यार, याद नहीं आ रहा मुझे, रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ, इस तरह का कोई मतलब कंपैरिजन करने वाली जो है ना, जहाँ पे गैसेस की रिगार्डिंग, वो भी इसी चैप्टर में आता है, आई थिंक वो भी कर लेना। रेट ऑफ डिफ्यूजन ही था, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद वैंडरवाल इक्वेशन ऑफ स्टेट, ये आपका ग्रेजुएशन में आता है, ठीक है ना, वैंडरवाल इक्वेशन ऑफ स्टेट। बॉयल्स टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, इस तरह के जो ये पॉइंट्स हैं, क्या चीज़ है, तो ये तो आप चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर अगर +1 +2 का भी पढ़ लोगे ना, एंड ग्रेजुएशन का थोड़ा कम पढ़ोगे तो चलेगा, ठीक है। लिक्विड स्टेट में ये जो सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी कब घट रही है, वेपर प्रेशर कब बढ़ रहा है, ये इनका जो इनकी वेरिएशन कैसे हो रही है टेम्परेचर के साथ, प्रेशर के साथ, ये सब आना चाहिए, ठीक है। लिक्विड स्टेट में 3-4 प्रॉपर्टीज ही हैं, इनको आपको अच्छे से कवर अप करना है। आप सोच रहे हो कि मैडम सारा सिलेबस ही बता रही है, मैं सारा सिलेबस नहीं बता रही, बहुत कुछ स्किप भी कर रही हूँ, बट बात यह है कि जिस बच्चे ने बेसिक पढ़ा होगा ना, उसको रियलाइज होगा कि हाँ यार, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के लिए बेसिक्स तो पढ़ना जरूरी है, ठीक है। यू कांट क्रैक एनी काइंड ऑफ सच कॉम्पिटेटिव एग्जाम विद जस्ट 10 to 15 टॉपिक्स। आपको बहुत कुछ कवर अप करना पड़ता है, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, फाइन। और ऑल इंडिया लेवल पे जब एग्जाम होता है तो आपको उसके लेवल की तैयारी करनी ही पड़ती है। अच्छा, उसके बाद सॉलिड स्टेट आपका फिजिकल केमिस्ट्री में भी आता है, तो यहाँ पे मिलर इंडिसेस जरूर कवर अप करना, मिलर इंडिसेस या सिमेट्री एलिमेंट्स वगैरह जो हैं, और ये वाला एक्सरे डिफ्रैक्शन, ब्रैग्स लॉ, मिलर इंडिसेस और ये वाला टॉपिक जरूर कवर अप करना। उसके अलावा तो आपने सॉलिड स्टेट जो मैंने पहले डिस्कस किया था +2 वाला लेवल, वो आप ऑलरेडी कवर अप कर चुके होंगे। केमिकल काइनेटिक्स में जितने भी ग्राफ्स हैं, ऑल ग्राफ्स मस्ट हैं, और ये 2 ऑर्डर तो जरूर करने, 0 एंड फर्स्ट ऑर्डर, उसके आगे बेशक मत करना। 0 एंड फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपका के की क्या इक्वेशन है, ग्राफ क्या है, हाफ लाइफ क्या है, ठीक है, 10% आपकी रिएक्शन इतने में हो रही है, 80% कब कंप्लीट होगी, इस तरह के जो रेडियो एक्टिव डीके वाले क्वेश्चन हैं, ये सब कवर अप करने चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका इसमें आता है मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर, ये तो बेसिक जैसी चीज हो गई, राइट। मॉलिक्यूलरिटी निकालना, ऑर्डर वाला, ये फैक्टर्स, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक। अच्छा, इसमें एक चीज और आती है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, रेट, जैसे कोई रिएक्शन लिखी होती है ना, ये वाली सपोज करो इस तरह से है, लेट मी एक्सप्लेन यू। तो आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का क्या मतलब होगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मतलब -dA/dt, और ये साथ में क्या आ जाएगा, 1/a, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हो, प्रोडक्ट्स की टर्म्स में, रिएक्टेंट्स की टर्म्स में, ये इसका बेसिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट, किसी एक का दे दिया जाएगा, उसके बेसिस पे क्या दिया जाएगा, इसका कैलकुलेट करो। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने +2 लेवल पे केमिकल काइनेटिक्स में कर रखे हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर कीजिएगा। भाई के वाला जो फॉर्मूला आता है ना, 2.303/T, वो वाला 0 ऑर्डर एंड उसमें दोनों में। अच्छा, जैसे T½ = 0.693/K, तो आपको पता होना चाहिए कौन से ऑर्डर में हाफ लाइफ पे या कंसंट्रेशन पे किस पे डिपेंडेंट है, किस पे इंडिपेंडेंट है, ग्राफ वाली बात आ गई, ठीक है। तो ये कंपैरिजन करके पढ़ लेना। अर्हेनियस इक्वेशन यहाँ इंपॉर्टेंट है, कोलिजन थ्योरी रहने भी दोगे तो चलेगा, अर्हेनियस इक्वेशन जो है वो जरूर कर लेना, ठीक है। ऑल रिलेशंस का मतलब वही है कि जितनी आपकी वो इक्वेशंस वगैरह थी, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस छोड़ दोगे चलेगा, ठीक है। फोटोकेमिस्ट्री में जैवलॉन्ग्स की डायग्राम जो है ये पूरा कर लेना, फॉस्फोरेंस, फ्लोरेसेंस, इंटरसिस्टम क्रॉसिंग, इंटरनल कन्वर्जन, क्या क्या चीजें हैं, ये कहाँ से कहाँ होती है, ट्रिपलेट से सिंगलेट, सिंगलेट से ट्रिपलेट, ये सब क्लैरिटी होनी चाहिए आपको फोटोकेमिस्ट्री, ठीक है। सॉल्यूशंस में आपके बेसिक न्यूमेरिकल्स आते हैं, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ये वो जो आपका बेसिक +2 लेवल का है ना, उतना ही पढ़ लेना सॉल्यूशंस के रिगार्डिंग। उसमें एक्स्ट्रा जो पढ़ना है वो है मतलब ये पूरा चैप्टर ही अगर मैं आपसे कहूँ तो +2 वाला ही खाली पढ़ना है, वेंट ऑफ फैक्टर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के न्यूमेरिकल्स, उसके कॉन्सेप्चुअल्स, है ना, कॉन्सेप्चुअल जैसे कि ऑस्मोसिस हो रहा है तो कहाँ से कहाँ क्या हो रहा है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग उतना ही करना है। तो सॉल्यूशंस तो आप सिर्फ +2 वाला भी कर लोगे तो काफी है। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स आपका ग्रेजुएशन में ही आया है, इसमें आपका मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन करके होता है, पार्टीशन फंक्शन, अगर कोई बच्चा कर ले तो ठीक है, वरना इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है जी। आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, +1 +2 वाला, +1 में एक्चुअली पूरा टॉपिक पूरा कवर अप करना है। पीएच निकालना, ली शैटलियर प्रिंसिपल,
रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, बैकवर्ड में जा रहा है, स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया, गिब्स फ्री एनर्जी, ईच एंड एवरीथिंग, बहुत कुछ है उसमें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये सब पढ़ना है। ठीक है, ग्रेजुएशन के लेवल पे एक केमिकल पोटेंशियल और एक ये क्लॉजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन ये ज्यादा आता है। ठीक है, बट एटलीस्ट +1 +2 जो आपका मतलब +1 में आपका केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम है वो सारा करो, ठीक है ना। बहुत जरूरी है वो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या है, बफर क्या है, सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिग्री ऑफ हाइड्रो, ये फिर से आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में भी एक्चुअली आता है ना हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, वो आप एच निकालते थे ना, एच है आपका मतलब कांस्टेंट के तौर पे, के एच है, तो इस तरह की चीजें आपका जो हाइड्रोलिसिस वाला था वो सारा पता होना चाहिए। ठीक है, जो आप रिएक्शन लिखते थे ना, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कितनी होगी कितनी नहीं होगी, रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रही है बैकवर्ड में, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें। ठीक, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी भाई जिसको आती हो तो ठीक है, लास्ट मोमेंट पे अगर छेड़ोगे तो समझ नहीं आएगी। ठीक है, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहीं की भी हो, चाहे आप लोगों ने सिर्फ ऑर्गेनिक एंड फिजिकल की कर रखी है, इनऑर्गेनिक की तो स्पेक्ट्रोस्कोपी आप लोगों के लिए है नहीं, वो एमएससी लेवल पे आती है। तो एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी और ऑर्गेनिक वाली स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन अगर पहले कभी नहीं छेड़ा है तो मत करना, समझ नहीं आएगी लास्ट मोमेंट। ठीक है, बट अगर जो लोग करेंगे एटलीस्ट सिलेक्शन रूल, डिग्री ऑफ फ्रीडम, एसएचओ, रिजिड रोटेटर, इसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। इसका रिलेशन कहाँ कैसे क्या अप्लाई करना है वो आपके जो चैप्टर के पीछे के क्वेश्चन हैं वो भी आप कर लेते हो तो काफी है। आपने चैप्टर जब ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा ना, आपने देखा होगा पीछे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी होते हैं और एमसीक्यूज भी दिए होते हैं बहुत सारी बुक्स में, तो वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स भी दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज टॉपिक विच इज मतलब आई शुड से कि इसको भी लास्ट मोमेंट पे मत पढ़ना, मतलब टेंशन क्रिएट करेगा अगर लास्ट मोमेंट पे पढ़ोगे। ठीक है, पहले से पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। ऑपरेटर्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटर्स के रिगार्डिंग बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड स्पेशली नॉन मेडिकल वाले बच्चे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। हैमिल्टोनियन एंड हर्मिशियन ऑपरेटर क्या है उसके बारे में पता हो, बेसिक सिंपल उसकी 4 लाइनें दी होती हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, वो भी आप कर सकते हो अगर आपको बेसिक पता है पोस्टुलेट्स के रिगार्डिंग। ठीक है, वन डायमेंशनल बॉक्स में आप एनर्जी एंड ऑल कैसे निकालते हो, एनर्जी कैसे चेंज हो रही है वो याद है, H इक्वल टू इस तरह से एक फॉर्मूला है, राइट, कैसे चेंज हो रही है वो आपको आना चाहिए इसमें। फिर है जी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पहले तो +2 का पूरा रिवाइज कर लेना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बेसिक कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, सेल कांस्टेंट क्या है, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, कैसे कैसे वो चेंज हो रहा है, उसका वेरिएशन विद डाइल्यूशन है ना, ये सारी चीजें बेसिक हैं जो +2 में आता है। और ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ आपने इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा होगा, यहाँ पे भी आपका आ जाता है कई बार आप जब ग्रेजुएशन में पढ़ते हो। कोलार्श लॉ और उसकी सारी एप्लीकेशन, कोलार्श लॉ और उसकी सारी एप्लीकेशन याद रखना। पीएचपी के ये तो हमने उसमें भी पढ़ लिया ना, सॉल्युबिलिटी, प्रोडक्ट, बफर, ये सब हमने इक्विलिब्रियम में भी पढ़ लिया। इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में पता होना चाहिए, डिफरेंस अच्छे से आना चाहिए, डेल्टा जी डेल्टा एच। और आपको ध्यान है सेल ईएमएफ पे कुछ न्यूमेरिकल से क्वेश्चंस आते थे कि निकल के चम्मच से, इसमें हम चम्मच से उसको मतलब स्टर करेंगे तो वो सही रहेगा कि नहीं रहेगा, या इस सॉल्यूशन को इस कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं नहीं कर सकते, फिजिबिलिटी वाला, राइट। तो वहां आप ईएमएफ जब पॉजिटिव निकल जाता है तो उसका मतलब आपकी रिएक्शन हो जाएगी, तो यानी आप उस सॉल्यूशन को इस तरह के कंटेनर में स्टोर नहीं कर सकते, राइट। कॉपर निकल सल्फेट की रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन फिजिबल है कौन सी नहीं है, ये सारी चीजें। रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज पे, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज, इस पे क्वेश्चन आता है कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन H2 गैस एमिट करेगा नहीं करेगा, राइट, रिएक्टिविटी पे बेस्ड है। तो ये सारी चीजें आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कवर अप होगा। थर्मोडायनेमिक्स अगेन जितना बेसिक है, कौन सी इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, एग्जाम्पल उनके पता होने चाहिए, जितने आपके स्टेट एंड पाथ फंक्शंस हैं उसके एग्जाम्पल पता होने चाहिए, आइसोबारिक आइसोथर्मल क्या होता है, तीनों लॉज की डेफिनेशन कहाँ एप्लीकेबल है, जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना इंटरनल एनर्जी ये वो, इनका मतलब कौन सा सिंबल है, कैसा चेंज होता है, कब नेगेटिव कब पॉजिटिव, ये सब बेसिक जिसको कहते हैं वो पता होना चाहिए। फिर सीपीसीवी एंड उसका रिलेशन, ठीक है। देन जूल थॉमसन कोफिशिएंट या जूल थॉमसन लॉ, ये आपका ग्रेजुएशन में है, ये पता होना चाहिए। कार्नोट साइकिल पूरी आनी चाहिए अच्छे से, ठीक है ना। कार्नोट साइकिल में वो जो ग्राफ जैसा है ना, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, कब कंप्रेशन, एडियाबैटिक आइसोथर्मल का किसके लिए, वैल्यूज क्या क्या हैं, चारों आपके 4 अलग अलग है ना ऐसे प्रोसेस, ग्रेजुएशन में भी डिटेल में आपको, तो ये तो बड़ा आपको मस्ट है करना कार्नोट साइकिल, ठीक है। ये मैंने यहाँ डिटेल में दे दिया उनका ग्राफ जो है। फिर एंट्रोपी कैसे कैसे चेंज हो रही है वॉल्यूम टेम्परेचर एंड प्रेशर के साथ, उसका रिलेशन है। मैक्सवेल रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सवेल रिलेशन अच्छे से कर लेना। एंड आई थिंक मैक्सवेल रिलेशन पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो आप इस तरह की जितनी चीज़ें ना आप चैनल को एक बार गो थ्रू कर लिया करो, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी मैंने प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है, ग्रेजुएशन के लिए अलग से है, एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर बैचलर प्रोग्राम वो भी मैंने बना रखा, फाइन, तो वो वहाँ से आप कवर अप कर सकते हैं। G&A गिब्स फ्री एनर्जी एंड ये हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, ये सब आप अच्छे से कर सकते हो,
तो ये तो बहुत चीजें तो आपकी सिंपल थी +2 लेवल वाली। ग्रेजुएशन में कुछ जो ऐड ऑन हुआ है वो मैंने आपको बता दिया थर्मोडायनेमिक्स में। ओके, सो थर्मोडायनेमिक्स में एक बेसिक क्वेश्चन और आता है यार, वो नहीं है, 2-3 इक्वेशन दी होंगी, उनका डेल्टा एच का वैल्यू दिया होगा, टोटल निकालो फॉर मतलब पूरी रिएक्शन के लिए, राइट? तो वो डेल्टा एच की वैल्यू जो आप निकालते हो टोटल फॉर 1 मोल, वो वाला चीज भी आपको इसमें कैलकुलेट करने को सिंपल क्वेश्चन एक आ सकता है न्यूमेरिकल का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है तो बहुत कुछ, बट डिपेंड करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसकी स्ट्रांग है। अगर किसी को मुश्किल लगती है तो सिलेक्टिव से टॉपिक पढ़ो। सिलेक्टिव टॉपिक में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने इफेक्ट्स वगैरह है ना, इंडक्टिव इफेक्ट, ये इफेक्ट वो इफेक्ट, कैसे कैसे बढ़ रहा है, कैसे 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 घट रहा है, कहाँ एप्लीकेबल है, कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, एंड कार्बोकटायंस, कार्बोनायंस, इंटरमीडिएट्स, ये सब चीज़ें क्या हैं, उनका ट्रेंड क्या है, कौन सा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में कौन ज़्यादा स्टेबल है, क्यों स्टेबल है, ठीक है? और एसिडिटी बेसिसिटी का जितना ट्रेंड होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप, ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको आप मतलब अच्छे से एक बार समझ लो तो गलत नहीं करोगे एग्जाम में। अदरवाइज जो नेम रिएक्शन है, रीअरेंजमेंट है, ये सब चीजें तो मतलब एक होता है ना, रिटेनिंग पावर किसी की अच्छी है कि याद रह जाए तो बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी रिएक्शंस याद रहती हैं बट सारी रिएक्शंस याद नहीं रह पाती एग्जाम के लिए, वो आपको रेगुलर रिवाइज करनी पड़ती है, राइट? बट ये जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं ये आपके कभी नहीं भूलेंगे। इनसे रिलेटेड आपका जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा यू कैन अटेम्प्ट, और वो करेक्ट अटेम्प्ट करोगे अगर आपका कॉन्सेप्चुअल क्लियर, मतलब आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है। जितने रूल्स होते हैं, सेट मार्कोनी ऑफ एडिशन कब होती है, एंटी मार्कोनी ऑफ एडिशन कब होती है, पेरोक्साइड इफेक्ट क्या है, राइट? वो आपका एंटी मार्कोनी ऑफ एडिशन को ही कहते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में जो वो है ना आपका पिरिडीन, पैरोल, फ्यूरेन, 4-5 है, सिर्फ उसके बारे में पढ़ लेना, उनका क्या स्ट्रक्चर है, उनकी आपस की एरोमेटिसिटी या रिएक्टिविटी, उतना, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। डिस्टिंक्शन टेस्ट आपको, सपोज करो एमीन्स है, कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, कीटोन से एल्डिहाइड्स में कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट कौन देता है, कौन नहीं देता है। सो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच यू मतलब यू कैन अटेम्प्ट वेरी इजीली, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है ना, उसमें रिटेनिंग पावर का कोई रोल नहीं है। क्योंकि बहुत से बच्चों को ये रहता है मैडम रिएक्शंस याद नहीं रहती, नेम रिएक्शंस याद नहीं रहती, ठीक है वो नहीं रहती, बाकी सारा कवर अप कर लो, एरोमेटिसिटी कवर अप कर लो, हकल रूल कवर अप कर लो, राइट? नेम रिएक्शंस बहुत ऐसी हैं जो आपने, नेम रिएक्शन में बोलती हूँ ग्रेजुएशन को छोड़ो, सिर्फ +1 +2 वाले भी कर लोगे ना, मोर देन सफिशिएंट फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जाम। एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो है, क्लीमेंसन है, वोल्फ किश्नर है, ये वो हैं जिनको आप मतलब अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं बोलती हूँ हफ्ते दर हफ्ते, हर संडे एक बार लिख के एक जगह आपने लिख रखा होगा। आई थिंक अगर जिस बच्चे ने +1 +2 अच्छे से किया होगा, वो एक जगह भी अगर आपने लिख के उसको रेगुलरली रिवाइज कर लिया ना, एग्जाम तक आते आते आपको आधी उसमें से याद हो जाएंगी। सच बता रही हूँ क्योंकि मैंने खुद ऐसे ही की है। फाइन, ओके। सो उसके बाद स्टीरियोकेमिस्ट्री में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, RS नोमेनक्लेचर, गोल्डन रूल, RS नोमेनक्लेचर आएगा ही आएगा, ठीक है? उसमें आपको फिशर प्रोजेक्शन, हैवर्थ प्रोजेक्शन आपस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक होता है ना इस तरह से होता है, और एक होता है इस फॉर्म में लिखा होता है ना, ये डैश 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 इस वाला, इनमें आपस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके बेसिस पे R और S कैसे निकालते हैं वो जरूर करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म क्या है, EZ कॉन्फर्मेशंस, है ना, इथेन किया आपने, साइक्लोहेक्सेन, कईयों की कॉन्फर्मेशन की, एक्लिप्स वाली ज्यादा स्टेबल है या स्टैगर्ड स्टेबल है, तो इस तरह की जो चीजें हैं बेसिक्स वो जरूर करने हैं भाई। स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, उनका बेसिक जरूर कर लेना। NMR में या सबका मिला के आपको कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन आती है, अगर कोई बच्चा वो कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो क्वेश्चन काफी स्कोरिंग होता है, एंड कॉन्सेप्ट जिसके क्लियर है वो कर पाएंगे। वुडवर्ड फिशर रूल आप निकालते हो ना, लैम्डा मैक्स टोटल निकालते हो, ये आपको करना जरूरी है, मतलब ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनमें आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, इन सारे में सिर्फ बेसिक्स, दैट्स इट, उससे ज्यादा नहीं करना है। तो ये आपका, आप कह सकते हो लमसम मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जिनको आपको कवर अप करना ही चाहिए, बट ट्रस्ट मी किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। सो आई वुड सजेस्ट यू, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले शुरुआत करो +1 से, फटाफट से अपना +1 +2 रिवाइज करो, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है? एंड उसके बाद ग्रेजुएशन पे मूव ऑन करो। तो और वो चीज जो आपने कभी नहीं छेड़ी, अगर आपका एग्जाम सपोज करो आपका 1 महीने बाद है और आप अब नई चीज छेड़ना चाह रहे हो तो नहीं कर सकते हो, है ना? वो आप तब कर सकते हैं जब आपके पास 6-7 महीने हैं प्रिपरेशन के लिए। तो मेक श्योर आपको आइडिया हो, अपना असेसमेंट जो है कि आपका खुद का एनालिसिस होना चाहिए कि आप अपने सब्जेक्ट में कितने स्ट्रांग है कितने नहीं, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना। मैं आपको सिर्फ सजेशन दे सकती थी, गाइड कर सकती थी कि ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आप कवर अप कर लें तो अच्छा रहेगा। तो बाकी आपको किसी भी तरह की अगर हेल्प चाहिए, जो भी आप सजेशन चाहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस चाहते हैं, एंड वट एवर यू, आप जो भी है वट एवर यू कैन आस्क, वो आप पूछ सकते हैं हमारे सोशल हैंडल्स पे, या आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो जो भी आपको क्वेरीज हैं या वट एवर, ठीक है?
एंड CUET का जो एग्जाम है, उसका जो भी एग्जाम होता है, जब भी फॉर्म वगैरह निकलेगा उसके डिटेल में आपको तब एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी तक सिर्फ यूजी का निकला है, पीजी का निकला नहीं है, राइट? तो एमएससी एंट्रेंस के लिए बेसिकली निकला नहीं है। तो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। एक शॉर्ट वीडियो थी, शॉर्ट वीडियो मतलब जिसमें आपको मैं गाइड कर सकूं कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको इससे हेल्प मिलेगी। सॉरी, हिट द लाइक बटन एंड गाइस शेयर जरूर करना। बहुत से बच्चों को इसकी जरूरत होती है कि हमें एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में क्या पढ़ना है। तो बी कॉम्पिटिटिव, फेयर कॉम्पिटिशन होना चाहिए, इतना ही मैं आपको आपसे उम्मीद करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।